नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय नागरिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी की बात करेंगे तो जैसे कि सत्ता किसमें जो है लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है वो विभाजित यानी कि सत्ता जो है विभाजित होती है। और जो सत्ता है कि अगर देखें लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सत्ता की बंटवारे की मांग जो है ये कैसे निपटाती हैं और सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो जो है इस चीज़ को हम इस चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि सत्ता की जो है जो बंटवारा है इसको बांटना क्यों ही ज़रूरी है। इसके बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ जो है हम दो देश के जो है तुलना करके यहाँ दो देश की कथाओं से, बेल्जियम और श्रीलंका की कथाओं के माध्यम से यहाँ जानने की, वहाँ की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या घटनाएं घटी हैं। उसके आधार पे जो है इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की बंटवारे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होता है तो उसका यानी क्या प्रभाव पड़ता है, इस बेस पे देखते हैं कि यहाँ पे जब बेल्जियम और श्रीलंका की बात करते हैं तो बेल्जियम में जो है बात करते हैं कि बेल्जियम की क्या स्थिति रहती है, वहाँ के जैसे क्या वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के धार्मिक लोग, वहाँ के धर्म क्या रहते हैं, उस तरह की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम की बात करेंगे तो ये यूरोप में आता है और ये जो है यहाँ बेल्जियम जो है, बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 करोड़ है। और जो है जो यहाँ का जो देखा जाए तो ये हरियाणा से भी आधा है। और इसके बाद जो है यहाँ की जो सीमाएं मिलती हैं तो वो सीमाएं की बात करेंगे तो जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और लैक्समबर्ग है, ये सब जो देश हैं इनसे ये जो है बेल्जियम की सीमाएं मिलती हुई हैं। यूरोप का ये एक देश है। और ये इसमें जो देखेंगे कि बेल्जियम में क्या होता है कि जो जातीय बुनावट होती है वो बहुत जटिल होती है। जातीय बुनावट मतलब कि वहाँ बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, कैसे कैसे जातियों में वहाँ बटी होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो वहाँ की सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ की जो जनसंख्या रहती है वो जो कई भाषाओं में बटी रहती है। वहाँ पे जैसे देखेंगे कि डच जो होते हैं कि 59% रहते हैं, 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लगभग जर्मन बोलते हैं। और जो ये रहते भी हैं तो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे भाषी लोग होते हैं कि अलग अलग भाषा के लोग अलग, तो जैसे डच भाषा के लोग कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। और जो फ्रेंच होते हैं ओलोनिया क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। और 1% जो है जर्मन जो है बोलते हैं वो लोग रहते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं कि क्या है कि जो इसमें डच लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, 59% रहती है। लेकिन जो यहाँ पे 40% फ्रेंच बोलने वाले वोलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, ये लोग क्या होते हैं कि बहुत अधिक समृद्धशाली और ताकतवर होते हैं। जनसंख्या कम है लेकिन शक्तिशाली और ताकतवर ज़्यादा, उनके पास ज़मीन है और सारी इस तरह चीज़ में वो समृद्ध हैं और पावरफुल हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि जो यहाँ पे ये जो 59% बहुसंख्यक लोग हैं, इनकी आबादी जो ज़्यादा होने के बावजूद ये जो है उतना ज़्यादा क्या है कि समृद्ध नहीं रहते हैं। इसलिए जब वहाँ पे सरकार बनने की कोशिश होती है तो सरकार में ये होता है कि सरकार क्या हो कि बहुसंख्यक जो लोग सोचते हैं कि अब उनकी सरकार बने। तो यहाँ पे 1950 और 1960 में जो है तनाव होता है, तनाव की स्थिति जो पैदा होती है तो यहाँ पे डच और फ्रेंच के बीच में टकराव होता है। तो जब टकराव होता है, इस टकराव की सबसे बड़ी घटना ज़्यादा यानी टकराव दिखता है ब्रुसेल्स में। ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टकराव दिखता है, इनमें तनाव जो होता है इसमें बहुत जो है कई चीज़ें होती हैं कि टकराव होने से क्या होगा, बहुत से सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग को जो है नुकसान होता है, इस तरह की स्थिति आती है। यहाँ पे तो देखेंगे कि फ्रेंच, जर्मन और जो है अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। और एक जो बहुसंख्यक वर्ग है वो क्या है कि समृद्धशाली नहीं है, और जो एक कम जो है उसे 40% लोग हैं उनको जो है समृद्धशाली हैं। तो उन दोनों के बीच में टकराव होता है अपने अपने को आगे लेकर सत्ता पे कब्जा करने के लिए, सत्ता बनाने के लिए। तो ये 1950 और 60 के बीच में यहाँ पे टकराव हो जाता है। ये तो रही बात बेल्जियम की। अब बात करते हैं हम कहाँ पे, श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में क्या होता है कि यहाँ की जनसंख्या कितना है, 2 करोड़ है। और देखेंगे तो ये यहाँ हरियाणा के बराबर यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ बात करते हैं कि लेकिन देखेंगे बेल्जियम में क्या है, हरियाणा से आधी जनसंख्या है। लेकिन यहाँ पे जो श्रीलंका की जनसंख्या, श्रीलंका लगभग हरियाणा के बराबर जनसंख्या है। लेकिन जो श्रीलंका की जो स्थिति है वहाँ से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या है, जो सिंघली है उनकी जनसंख्या जो है 74% है। और जो तमिल है वो 18% है। और जो वहाँ पे ईसाई है वो लगभग पूरी जनसंख्या का 7% है। और इसमें जो है अलग अलग जो है जो ये
सिंहली कौन है, यानी सिंहली बोलने वाले जो भाषा के लोग हैं वो जो है 74% लोग हैं और वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और इसी तरह जो तमिल भाषा के लोग हैं वो 78% हैं। और इसके बाद जो है कितना वो जो है उसमें श्रीलंका में 2 समूह आ जाते हैं तमिल के। तमिल भाषा जो है 18% जिसको बता रहे हैं उसमें 2 समूह आ जाते हैं। एक समूह जो है कि वहाँ के जो श्रीलंका के जो मूल निवासी तमिल है वो, दूसरे वो है जो औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है भारत से जो है मजदूर ले गए थे जो काम कराने के लिए, वो जो है तमिल बोलते हैं। उनके जो है वो भी वहाँ पे 2 भागों में ये तमिल जो है बोलने वालों जो है समूह बढ़ जाता है। जो वहाँ पे तमिल जो मूल निवासी हैं वो 13% है और जो भारतीय मूल है उनकी जनसंख्या कम है। और इसके बाद देखेंगे ये जो तमिल बोलने वाले हैं वो कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। और जो वहाँ पे ये लोग रहते हैं तमिल लोग वो उत्तर और पूर्वी इलाके में ही ज़्यादातर रहते हैं। और ईसाई जो है तमिल और सिंहली दोनों भाषाएं बोलते हैं। ये तो यहाँ रहा भाषाओं का जो है कि कैसे कैसे लोग हैं, किस किस तरह की भाषाएं बोलते हैं, कितने % में कौन से लोग रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अभी तक देख लिया आप बेल्जियम को बता दिए कि बेल्जियम में कैसे कितने % में किस तरह के लोग रहते हैं। श्रीलंका में बता दिए किस तरह के लोग रहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका में और बेल्जियम में बारी बारी से देखते हैं कि कैसे क्या घटना घटती है, वहाँ पे सत्ता का बंटवारा कैसे होता है। हम कोशिश यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों होती है, क्यों जरूरी होती है, और अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होता तो उसके बाद उसका परिणाम क्या आता है, वो चीज़ समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं इन दोनों कहानी के माध्यम से। अभी तो हम दोनों जगह की जनसंख्या के बारे में जान लिए, कहाँ पे कौन सी जनसंख्या के लोग रहते हैं, किस भाषा के लोग रहते हैं। इसके बाद कोशिश करते हैं कि उसके और अंदर क्या यानी घटनाएं घटी क्यों नहीं होना चाहिए, यानी क्यों सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, ये बात जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ये अगली हेडिंग है चैप्टर की। इसमें श्रीलंका बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं। तो यहाँ पे किस सिंहली जो थे उनका क्या थे, 74% थे और वो यानी बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो बहुसंख्यकवाद है ये सिंहलियों का जो है दबदबा रहता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। इसके बाद होता क्या है कि 1948 में ये जो है श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बनता है और यहाँ पे लोकतांत्रिक जो सरकार यहाँ बनती है वो बहुसंख्यक जो रहते हैं वो लोकतंत्र में अपना जो है लोकतंत्र से सरकार बनेगी। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से सरकार बनती है। जो जितना ज़्यादा वोट देगा यानी जिसकी ज़्यादा जितनी वोट होगी, वोट मिलेंगे वही जो है सरकार बनाएगा। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि बहुसंख्यक जो है जो सिंहली रहते हैं उनकी सरकार बन जाती है और फिर वो अपने अनुसार काम करते हैं। देखते हैं कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बहुसंख्यक रहते हैं 1956 में कानून बनता है तो जो सिंहली होते हैं, सिंहली आपको बता दिए 74% जो सिंहली होते हैं वो अपना क्या करते हैं, पूरा अपने मन से सारी चीज़ें करते हैं, उन्हीं का जो है सरकार बनती है। तो ये चाहते हैं कि अपना ही दबदबा रहे, इसलिए सिंहली भाषा को वो लोग क्या कर देते हैं, राजभाषा घोषित कर देते हैं। राजभाषा घोषित करने के साथ साथ वो सबसे और बड़ा काम क्या कर डालते हैं कि वो जो विश्वविद्यालय और नौकरियों में प्राथमिकता देते हैं कि जिनको सिंहली भाषा आती है उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, नौकरी उनको जो है और नौकरियों में और विश्वविद्यालय में सब जगह प्राथमिकता मिल जाती है। तो इसके बाद क्या होता है और साथ साथ और क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हैं कि एक बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा से ज़्यादा माने और बौद्ध धर्म को यानी सरकार क्या होती है, पक्ष में होती है। ये यहाँ पे जो घटनाएं घट रही हैं देखेंगे कि लोकतंत्र के विपरीत यहाँ हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सभी को बराबर मानना चाहिए लेकिन यहाँ तो हो नहीं रहा है। तो उसका दुष्परिणाम यानी परिणाम क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, भाषा और संस्कृति में असंवेदनशील जो स्थिति पैदा हो जाती है भाषा को लेकर। यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाषा और संस्कृति को बचाने के या उसके संवेदनशीलता जो है असंवेदनशील जो लोग हो जाते हैं वो क्या होते हैं, तमिल और सिंहलियों के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, खराब हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब दो समूह के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं तो वहाँ पे टकराव पैदा होता है। टकराव होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो श्रीलंकाई तमिल होते हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियां खुद से अपनी बनाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि अब हमारे क्षेत्र में हमारी पार्टियां बने और हमारे भलाई के लिए काम किए जाएं। क्यों? क्योंकि सिंहली जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि उनका कब्जा हो, सत्ता पे हो, उनका नियंत्रण हो। इस तरह फिर ये लोग भी सोचने लगते हैं और ये शिक्षा रोजगार के समान अवसरों की मांग करने लगते हैं। मांग करने के तमिल जब इन्हें पार्टी बना लेते हैं, तमिल जो है श्रीलंका के लोग होते हैं और ये तमिल को राजभाषा घोषित करना चाहते हैं कि तमिल सरकार तमिल राजभाषा बनी। और क्या यहाँ पे घटना घटती है कि 1980 में जो राजनीतिक संगठन बनते हैं या जो है तमिल के राजभाषा के जो लोग होते हैं वो राजनीतिक संगठन 1980 में बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे गृह युद्ध हो जाता है और गृह युद्ध का परिणाम क्या होता है कि बहुत सारे जो है हजारों लोग मारे जाते हैं
और एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या होता है कि 1980 में राजनीतिक संगठन बनने के बाद गृह युद्ध शुरू होता है, और ये इसका गृह युद्ध का अंत कब होता है? 2009 में गृह युद्ध का अंत होता है। मतलब कि बहुत साल 1980 लेकर 2009 तक के बीच में गृह युद्ध चलता रहा, मतलब न जाने कितने लोग मारे गए, और उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे शरणार्थी बन गए अपने देश में, और इसके बाद बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। इस तरह के वहाँ पे घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और देखने को मिलती है कि आप देखेंगे कि कक्षा 10 की अर्थशास्त्र की बुक में ये दिया गया है कि श्रीलंका जो है आर्थिक विकास और शिक्षा स्वास्थ्य के आंकड़े के मामले में ठीक ठाक है और देश की तुलना में, लेकिन फिर भी वहाँ जो आर्थिक जीवन और सामाजिक जो है सांस्कृतिक जो है स्थिति रहे, वो बहुत वहाँ पे क्या है कि सही नहीं थी, असंतुलन थी जब गृह युद्ध चल रहा था। इस तरह की बातें भी आती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर किसी का जो है अनदेखा किया जा रहा है तो उसके परिणाम क्या है? वो गृह युद्ध बन जाता है। दूसरी तरफ देखेंगे बेल्जियम की कहानी में, तो बेल्जियम की ये अगली जो है हेडिंग है बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम की क्या समझदारी होती है? यहाँ पे क्या होता है, क्षेत्रीय अंतर व सांस्कृतिक विविधता की ये लोग अपने आप में मानते हैं कि ये चीज है और इस विविधता का ध्यान रखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। उसके अनुसार बेल्जियम की क्या घटना घटती है? 1970 से लेकर 1993 के बीच में क्या होता है कि संविधान का 4 बार संशोधन होता है। इन चारों बार के संशोधन में क्या किया जाता है कि ये ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाती है कि लोगों की किसी की अनदेखी ना हो, किसी की ये ना हो कि किसी को लगे कि यहाँ हमारी जो है अनदेखी की जा रही है। मतलब सबको सम्मान मिल सके, सबको वो उसमें जो है किसी की ये जो है ऐसा अलगाव का भावना उनके मन में पैदा हो कि हाँ हमारे लिए तो ये जो है सरकार अच्छी नहीं, हमारे लिए कानून अच्छे ना, ऐसा ना हो, इस तरह कानून किए गए। तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे क्या है, गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं आएगी। आगे आते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि डच और फ्रेंच जो मंत्री रहते हैं, जनसंख्या तो अलग रहती है। जनसंख्या देखिए, डच कितने हैं? 59% है, और फ्रेंच कितने हैं? 40% है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो डच और फ्रेंच होते हैं, जो जब उनका जो है मंत्रियों की जो है समान संख्या रखी जाती है, जिससे कि अगर देखेंगे ये कहें हमारे ज्यादा मंत्री कम रहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव वाला मैटर हो जाएगा, और वो जो है अब दोनों का अपोज करेंगे। इससे क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या करते हैं, मंत्रियों की संख्या समान रखते हैं, और यहाँ पे जो कानून बनते हैं दोनों की सहमति से बनते हैं। और जब अगर ये डच और फ्रेंच जो है दोनों लोग जो है सहमत नहीं होंगे किसी कानून में, तो कानून नहीं बनेगा। इस तरह की बातें रहती है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो केंद्र सरकार की शक्तियां होती हैं वो 2 राज्य सरकारों में बांट दी जाती है, और दोनों राज्य सरकार केंद्र सरकार के अंदर में नहीं रहती, मतलब वो राज्य सरकार अपना कार्य करने के लिए फ्री रहती हैं। स्वाभाविक सी बात है, कभी टकराव वहाँ स्थित पैदा ही नहीं होगी। आगे आते हैं, क्या होता है कि जो ब्रुसेल्स है, यहाँ पे डच और फ्रेंच को बराबर का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाता है। मतलब डच और ब्रुसेल्स में किसी को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कोई ये नहीं कि कम जनसंख्या ज्यादा जनसंख्या के आधार पे ऐसा हो कि जो है अपना प्रतिनिधित्व कहे कि ज्यादा है, दोनों को स्वीकार किया जाता है, बराबर होगी। राज्य सरकार व केंद्र राज्य सरकार में, और तीसरे स्तर की भी वहाँ सरकार जो एक बनती है, वो तीसरे स्तर में ये होता है कि एक भाषी लोग वहाँ चुनाव करते हैं, और उसमें अलग अलग जो भाषा के लोग होते हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, डच के, वो अपने भाषा के अनुसार सब कुछ चाहे जो जहाँ रहे वो चुनाव कर सकता था, और उसके आधार पे वो क्या करते हैं, संस्कृति, भाषा और शिक्षा के अधिकार के मामले में वो तीसरे स्तर की सरकार निर्णय ले सकती है। बाकी देखेंगे कि सभी को प्रतिनिधित्व मिलता है, और सब लोग बराबर कानून में जो है सहमति ली जाती है, किसी को अनदेखा नहीं किया जाता, और सबको ऐसे किसी को ऐसा ना एहसास हो बेगानेपन का हो, इस तरह कानून बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे गृह युद्ध जैसे स्थिति नहीं आती। और यहाँ देखेंगे कि जो ये सरकारें बनती हैं, और इसमें देखेंगे कि जब ये ब्रुसेल्स जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखेंगे कि जब ब्रुसेल्स में जब यूरोप के देश यूरोपीय संघ बना रहे थे, जब संघ बना रहे थे, तो यहाँ ब्रुसेल्स को ही अपना मुख्यालय बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शांति लगती है, वहाँ पे सारी चीजें सही ढंग से चल रही थी, इसलिए वो क्या करते हैं कि ब्रुसेल्स को अपना जो है कि मुख्यालय बना लेते हैं यूरोपीय संघ। आगे आते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की कथा से क्या शिक्षा मिलती है, और दोनों ही देश देखेंगे कि लोकतांत्रिक है। फिर देखें यहाँ पे क्या है, दोनों ही देशों से क्या है, हमें क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ तो श्रीलंका में क्या होता है, तमिलों को जो है अनदेखा कर दिया जाता है, और जो है सिंघली जो है अपने मनमाने तरीके से कानून सत्ता पर स्थापित कर लेते हैं, और वो सोचते हैं हमारे अनुसार चले। उसका परिणाम क्या होता है, गृह युद्ध चल जाता है। दूसरी तरफ बेल्जियम की देखेंगे कि यहाँ पे डच और फ्रेंच की जो होती है, इनमें भी जो है डिफरेंस होता है, बहुसंख्यक होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व देते हैं, दोनों को बराबर मंत्रियों की संख्या समान रखते हैं, जिससे कि क्या होती है, टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती, और परिणाम क्या होते हैं, वहाँ पे कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं आती है। तो यही चीज हमें शिक्षा मिलती है कि सत्ता का बंटवारा अगर होता है तो जो है शासन सही चलता है, और किसी की अनदेखी नहीं होती, सबको जो है क्या होता है कि बेगानेपन का किसी को एहसास नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो तमिल जैसी स्थिति आ जाएगी, सत्ता का बंटवारा नहीं होगा, किसी की अनदेखी की जाएगी, तो क्या होगी, गृह युद्ध का परिणाम आएगा। आगे आते हैं कि सत्ता की
साझेदारी क्यों जरूरी है, यही हेडिंग आपको बता दी है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अगर नहीं जरूरी हो, उसमें नहीं करेंगे तो क्या होगा, गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी और शासन जो है सत्ता सही से नहीं चलेगी और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तर्क इसमें देखेंगे कि क्यों, एक तरफ देख रहे हैं कि जो तर्क युक्ति परक है वो समझदारी का परिणाम आता है, दूसरी तरफ देखें दूसरे देश में क्या होता है जो नैतिक तर्क के अंतर्भूत को महत्व बताता है कि क्या सिचुएशन बीतती है दोनों देशों में। दोनों देश की कहानी के माध्यम से देखते हैं कि अब देखते हैं इसमें एक जो है कहानी और बताई जाती है कि जो विक्रम बेताल की जो है विक्रम बेताल जो है कहानी बताई गई है कि विक्रम जो है विक्रम की पेट पे बेताल बैठा रहता है, वो कैसी व्यवस्था चल रही है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये भी इसमें दिया गया है, खलील की उलझन नाम से दिया गया है ये हेडिंग। इसमें क्या है, बेरूत का शहर है जो लेबनान में है, इसमें जो है खलील जो है वो क्या है कि उसकी माँ मुसलमान रहती है और पिता ईसाई रहते हैं। तो क्या होता है बाद में वहाँ गृह युद्ध पैदा होता है। गृह युद्ध होने के बाद क्या होता है कि दोनों में आपस में भी थोड़ा बहुत टकराव होता है, लेकिन फिर वहाँ पे जो बाद में स्थिति आती है गृह युद्ध के बाद की जो होती है, तो राष्ट्रपति ये निश्चित हो जाता है कि राष्ट्रपति कैथोलिक बनेंगे और प्रधानमंत्री सुन्नी बनेंगे, सुन्नी मुसलमान बनेंगे, उप प्रधानमंत्री ईसाई बनेंगे और जो संसद का अध्यक्ष बनेगा वो शिया मुसलमान बनेगा। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है विक्रम जो रहता है बेताल विक्रम से पूछता है कि पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी वो सही है या नया कानून उसमें बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो वृद्ध जो लोग रहते हैं, जो बूढ़े लोग रहते हैं, वो कहते हैं गृह युद्ध से जो अब ये माना गया कि राष्ट्रपति ये होगा, उप प्रधानमंत्री ये बनेगा, तो ये जो वृद्ध लोग रहते हैं मानते हैं गृह युद्ध से तो अब तो सही है। लेकिन वास्तविकता देखें कि इसमें भी ये जो योग ना हो उनको भी ये लहे कि वो राष्ट्रपति के लाइन में जाएंगे, वो जो है प्रधानमंत्री जो, तो ये देखेंगे लोकतंत्र के तरीके से सही नहीं है। इस जो है स्टोरी के माध्यम से ये हमें जानने को मिलता है। दूसरी बात आते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या होते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप की बात करेंगे तो शासन के अंग की, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या होते हैं। शासन के अंग और विधायिका और कार्यपालिका में क्या है सत्ता विभाजित हो जाती है। जो कार्यपालिका होती, जो विधायिका होती है वो जो है न्यायपालिका को जो है क्या है कि इसमें जो है कार्यपालिका कानून बनाती है और न्यायपालिका उसके जो है क्या है रखवाली करती है और इसी तरह कार्यपालिका द्वारा उसको सब पालन कराया जाता है। मतलब कि ये सब जो है तीनों एक दूसरे पर वो होती हैं, क्या है होती है तीनों में एक दूसरे के संबंध, ऐसे संबंध होते हैं कि एक दूसरे को जो है नियंत्रित करने का वो रखते हैं। ये जो है कानून जो बनता है उस पर न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। इस तरह तो क्या होता है कि सत्ता का जो है शक्तियों का बंटवारा रहता है और कोई कभी ऐसे जो है केंद्रीकृत कोई ऐसी स्थिति नहीं आती जिससे कि टकराव की भावना नहीं पैदा होती। और बात करते हैं लोकतंत्र की, यहाँ बात कर रहे हैं। सत्ता का बंटवारा जो होता है केंद्र और राज्य में क्या होता है सामान्य या प्रांतीय क्षेत्र में बंटवारा हो जाता है। लेकिन यहाँ देखेंगे जो बेल्जियम में तो जो है सत्ता का बंटवारा जो है यहाँ हो जाता है, लेकिन श्रीलंका में क्या होता है सत्ता का बंटवारा नहीं होता है। और बात करते हैं कि इस ये सत्ता का बंटवारा कार्यपालिका न्यायपालिका ये सत्ता के बंटवारा के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से बात करेंगे यानी पढ़ेंगे। इस यहाँ पे इतना ही सिर्फ। और इसके बाद बात करते हैं कि सत्ता का बंटवारा के विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन या भाषी या धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। जैसे कि सत्ता का बंटवारा कई लोग, चाहे सामाजिक समूह हो चाहे धार्मिक समूह हो, किसी के बीच बंटवारा हो सकता है। और बेल्जियम में देखेंगे सामुदायिक सरकार का एक उदाहरण है कि सामुदायिक वहाँ कैसे समुदाय के हिसाब से सरकार बनती है, सबके समुदाय को क्या होती है कि उसमें बराबर सहमति मिलती है। और देखेंगे लोकतंत्र में जो है बराबर वहाँ पे भागीदारी भी मिलती है। लोकतंत्र में सत्ता का नियंत्रित जो है कैसे, यानी लोकतंत्र में सत्ता नियंत्रण कैसे की जाती है, इस बात को देखेंगे कि दबाव समूह आंदोलन, जो दबाव समूह होते हैं या आंदोलन करके माध्यम से लोकतंत्र में जो है पार्टियों को नियंत्रित करते हैं, या चुनाव के जो है चुनाव का जो वहाँ पे विकल्प भी मौजूद होना चाहिए जिससे कि दूसरी पार्टी को चुन लिया जाए, ऐसा नहीं कि एक दलीय पार्टी हो। एक चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि पार्टी सत्ता के लिए जो प्रतिस्पर्धा करती रहती है कि एक के बाद दूसरी पार्टी ये होड़ रहती है कि हाँ वो अपनी अपनी सरकार बनाए, उसके लिए भी होड़ रहती है। तो उससे भी लोगों को ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ ये अगर नहीं सही तो हम चेंज कर सकते हैं। एक बात है कि व्यापारी उद्योगपति और किसान और औद्योगिक मजदूर, मतलब क्या व्यापारी उद्योगपति किसान और इसके साथ कौन औद्योगिक मजदूर जैसे जो संगठित समूह होते हैं वो भी लोकतंत्र में सक्रिय जो है दिखते हैं। और ये जो है सक्रिय दिखते हैं। और दूसरी बात देखेंगे कि जो जिनकी सरकार बनाई रहती है वो जो है समूह वो पार्टी है जो उसके वो तो शासन करती है, लेकिन जो सरकार नहीं बना पाती है वो लोग क्या करते हैं एक जो है विपक्ष का रूप जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि विपक्ष क्या होती, लोकतांत्रिक व्यवस्था सही से चले, उसको जहाँ पे गलती हो उस पे वो यानी कि उसको बोले रोके, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब दबाव समूह का भी बहुत बड़ा योगदान होता है लोकतंत्र में।
और ये दल, दबाव और समूह का जो है इकाई 3 में एक चैप्टर है, वहाँ पे इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे दबाव के बारे में। लेकिन यही होता है कि लोकतंत्र में किन किन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पे देखें, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में जो सत्ता का बंटवारा होता है, इसके साथ क्या होता है, कई पार्टियां रहती हैं, कई पार्टियों के बीच में चुनाव का ऑप्शन होता है। चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिनकी सरकार बननी हो शासन करते हैं, जिनकी सरकार नहीं बनती वो क्या करते हैं, विपक्ष का काम करते हैं। उनका भी होता है सरकार जहां गलत काम कर रही है उसको रोकने का, और दबाव समूह या आंदोलन, इस तरह के और कई चीज़ होते हैं जो कि एक अपना अच्छा खासा रोल अदा करते हैं, जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सही से चल पाती है। यहाँ पे हम 2 चीज़ देखें, जो सत्ता का साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी। हम श्रीलंका और बेल्जियम के माध्यम से यहाँ पे अच्छे से जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से सत्ता का बंटवारा जो है क्यों होना चाहिए, या इसे ना ही अगर होता तो क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं, इन दोनों देश के माध्यम से हम अच्छे से यहाँ पे जान पाए होंगे, अच्छे से जान पाए हैं कि कैसे, यानी कि अगर नहीं होता तो गृह युद्ध हो जाएगा, 1000 लोग मारे जाएंगे, बहुत जो है अजीब कंडीशन हो जाएगी। इसलिए क्या है, सबको लोकतंत्र में क्या होनी चाहिए, बराबर भागीदारी होनी चाहिए। सभी के जो है धर्म के, भाषा का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। किसी का ऐसे ना हो, किसी का भेदभाव हो, किसी का जो है दबाया जा सके, ऐसी स्थिति पैदा ना हो। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको सत्ता की साझेदारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।